कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई अभी सचिन? फिजिक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया आपने? तो आज के सेशन में हम लोग वो छोटी छोटी सी टिप्स पढ़ेंगे जिनका इस्तेमाल इस आने वाले 4 वीक्स में हमें करना है, ताकि फिजिक्स पे हम लोग कोशिश करें 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर पाए और हम अपना जो जो भी एवरेज हमारा टर्म 1 में बना है उस एवरेज को और ज्यादा बढ़ा पाए। यस सचिन बताइए, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? हेलो आकाश। हेलो एवरीवन। थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि बाकी सारे पार्टिसिपेंट भी कनेक्ट हो जाएं, फिर आज का ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही बेहतरीन सा सेशन आज का स्टार्ट करेंगे। आई एम प्रीटी मच श्योर आज के सेशन से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपके प्रिपरेशन के रिगार्ड में, और इस इंफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम पर इंप्लीमेंट ही नहीं करेंगे, बल्कि आपको रियलाइज होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो जेई हो या नीट हो, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। थोड़ा सा वेट करते हैं कि सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं। थोड़ी सी देर वेट करें बेटा, सारे बच्चे कनेक्ट हो जाए, फिर हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन, मतलब मैं आपको सारी वो चीजें बताऊंगा, सारे वो टॉपिक बताऊंगा जो आप डेफिनेटली अगर प्रिपेयर करेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इनका बेनिफिट आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलेगा। अगर आपने सिर्फ ये पर्टिकुलर टाइप के टॉपिक और ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो मैं आपको बताऊंगा जिस टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर वो प्रैक्टिस कर लीजिए तो ये मान के चलिए कि 27 से लेकर 30 मार्क्स तक का जो आपका स्कोर है वो आप अचीव कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम में। बाकी 5 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा सा और एफर्ट मानना पड़ेगा, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उन्हें भी और अच्छे से करेंगे तो आई एम प्रीटी मच श्योर आपके फुल मार्क्स आसानी से आ सकते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके, पुराने पेपर्स को एनालाइज करके, किस तरह के क्वेश्चंस आपके टर्म 2 के सिलेबस से पूछे गए हैं, उन सारी टॉपिक्स को मैं आपको बताने वाला हूँ, और क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वो टॉपिक, वो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, वो जरूर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, और बेहतर रहेगा कि आप उसे पेन डाउन भी करते हुए चले, नोट डाउन करते हुए चले कि ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन पर भी बहुत ज्यादा फोकस रखना है आपको, उन पर बहुत ज्यादा कमांड करके रखिए। नोट डाउन जरूर कर लीजिए कि क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करने हैं, और अगर उन टॉपिक पे आपका कमांड है तो उन पे काम करिए, जिन पे भी कमांड नहीं है, और अगर उन पे नहीं कमांड है तो उनको और ज्यादा ब्रशअप करिए, ताकि डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर अटेन कर पाए अपने बोर्ड एग्जाम में। और ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इनके बोर्ड एग्जाम में तो आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये टॉपिक मैंने ऐसे भी चूज करे हैं जिनका आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, वेदर वो जेई का एग्जाम हो, वेदर वो नीट का एग्जाम हो, ठीक है। चलिए, तो आई गेस काफी सारे बच्चे अपने साथ कनेक्ट हो गए हैं, तो पहले तो मेरा सबको हेलो। हेलो आकाश, हेलो किंसुक, हेलो महक, हेलो सक्षम, हेलो शुभू। तो अब बिना कोई और फर्दर टाइम वेस्ट करे अपना आज का सेशन में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। अगर आपने आज के सेशन से जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो सिर्फ नोट डाउन कर लिए, उस तरह के क्वेश्चन जम के प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, तो आपका लगभग लगभग 27 से 30 मार्क्स का पेपर, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले कई सालों के पेपर एनालाइज करके उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस टॉपिक से ज्यादा पूछे गए, किस टॉपिक से कम पूछे गए, वो सब एनालाइज करके ये चीजें आपके सामने, मतलब ये जो टॉपिक है, ये जो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है मैंने आपके लिए बनाए, ठीक है। तो चलो अब और फर्दर टाइम नहीं वेस्ट करते, उन सारी चीजों को फटाफट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो एक जरूरी बात बता दूं, अपनी प्रिपरेशन के लिए आपको एक बहुत कॉमन रूल है, ये फॉलो करना है, और ये हर टॉपर स्टूडेंट फॉलो करता है, एंड ये रूल है 135 का। 135 का रूल क्या कहता है मैं आपको बता दूं, और इसमें से कई स्टेप आप ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। एक्चुअली में ये 3 स्टेप प्रोग्राम है। 1 का मतलब है कि आपको अपनी फिजिक्स की एक रेफरेंस बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट हैं
वो अच्छे से पढ़ लेने हैं और उसके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस कर लेना है। जैसे एस अरोड़ा हो गया, प्रदीप हो गया, कोई ना कोई ऐसी बुक जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, उसके क्वेश्चंस, उसके कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लो, उसमें जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, जो रेलेवेंट डेरिवेशंस हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लो, उन्हें पढ़ लो। इसके बाद 3 टाइम्स एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज, जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो, और जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है उससे एटलीस्ट आप प्रैक्टिस करिए। 3 टाइम्स एनसीईआरटी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन हमारी फाउंडेशन को, कॉन्सेप्ट की फाउंडेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लेते हैं। और मुझे उम्मीद है इनमें से 2 स्टेप आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। आपने एनसीईआरटी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा, एटलीस्ट 3 नहीं तो कम से कम 1 या 2 बार तो प्रैक्टिस कर ही लिया होगा, जाने अनजाने में भी। ये जो 5 है यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब आपको 5 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करने हैं विद प्रॉपर एनालिसिस। तो 5 सैंपल पेपर प्रैक्टिस करिए विद एनालिसिस, ताकि आप और ज्यादा अपनी प्रिपरेशन को जज कर पाए। और सिर्फ सैंपल पेपर रैंडमली मत दीजिए। सैंपल पेपर देने के लिए दो चीजें पहले तो फॉलो करिए। पहला तो पूरा बोर्ड एग्जाम के सेट ऑफ माइंड से पेपर दीजिए, यानी 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, तो 2 घंटे के टाइम ड्यूरेशन में ही अपना सैंपल पेपर आप परफॉर्म करिए। और उसके बाद उसका जम के एनालिसिस करिए, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं, किस टाइप के डेरिवेशन आपसे बन रहे हैं, कौन सा टॉपिक अभी नहीं आता है। तो अगर आप डेली इसको अपडेट करते हुए लिखेंगे, डेली आप कहीं पे लिखते हुए चलेंगे, तो ट्रस्ट मी, अगर उन पे आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत जल्दी आप अपने वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम अपनी मेहनत करने में कोई भी कोताही ना बरतें। जम के जो चीज रिक्वायर्ड है वो चीज जम के लगाएं भाई, जम के लगाना है आपको, ठीक है। एनालिसिस खूब तगड़े से करना है, जितना ज्यादा एनालिसिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि आप जब अपनी हैंडराइटिंग में लिखोगे कि मुझे वेव ऑप्टिक्स का डिफ्रैक्शन नहीं आता है, तो आप अपने आप उसको पढ़ने में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करोगे। जब आप ये लिखोगे कि मुझे न्यूक्लियस चैप्टर के अंदर डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस नहीं आता है, तो आप उसे पढ़ोगे। सेमीकंडक्टर के अंदर ब्रेकडाउन समझ में नहीं आता है, तो फिर आप जब हैंडराइटिंग में एक जगह लिखोगे कि मुझे अभी ये नहीं आता है, तो आप उसे पढ़ना स्टार्ट करोगे। क्योंकि सिलेबस बहुत लिमिटेड है, तो ये काम करने में बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं लगेगा आपको, बड़े आराम से कर लोगे आप। तो आई एम प्रीटी मच श्योर ये एडवाइस मेरी फॉलो करेंगे, और ये एडवाइस अगर आपने फॉलो करी तो आप ये देखेंगे आपके मार्क्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। और ये चीज आपको सिर्फ बोर्ड एग्जाम में ही नहीं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हेल्प करेगी। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, जो चैप्टर्स हमारे टर्म 2 का पार्ट है फिजिक्स के अंदर, ठीक है, तो हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स हैं टर्म 2 के अंदर, ये एनसीईआरटी की तरफ से हमें दिए हुए हैं। तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 8 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक अपने सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गया, रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, वेव ऑप्टिक्स हो गए, ये सारे जो चैप्टर्स हैं, ये बोर्ड एग्जाम में तो पूरा पूरा 35 मार्क्स का पेपर आपके लिए लेकर आएंगे ही आएंगे। लेकिन इन सारे चैप्टर से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो चाहे आप जेईई मेन अभी फर्स्ट अटेम्प्ट वाला देने वाले हो या सेकंड अटेम्प्ट वाला देने वाले हो, उसमें भी कुछ नहीं तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन इन पर्टिकुलर टॉपिक से आपको मिल जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। 8 से 10 क्वेश्चन, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा। रे ऑप्टिक्स से पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा, वेव ऑप्टिक्स से पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर से पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा। 3 क्वेश्चन तो यही हो गए। एटम से, न्यूक्लियस से एक क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी है। सेमीकंडक्टर से 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं या 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको अकेले इन पर्टिकुलर टॉपिक से मिलने की उम्मीद है। अगर आप इन्हें जम के कर लेंगे तो आप वो 8 से 10 क्वेश्चन भी सिक्योर कर ले जाएंगे। और अगर आपने बस थोड़े से और क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, लगभग मोटा माटी मार के चलो 15, 16, 17 क्वेश्चन भी अगर आपने कर लिए, तो आप एक डिसेंट स्कोर अवेल कर लेंगे फिजिक्स के अंदर। मतलब फिजिक्स में अगर आपने 70 से 60 के आसपास स्कोर कर लिया तो बहुत बढ़िया स्कोर है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, जेईई मेन में। तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये बहुत बेनिफिट देने वाला है। तो मैं आपको ये टॉपिक बताने वाला हूँ, वो इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चंस है जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्हें आपने पढ़ लिया तो डेफिनेटली ये आप बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपने कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो भाई अगर आपका अभी कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो बता सकते हो आप मेरे को। तिनसुख, सक्षम, आकाश, अनानी, कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो फिजिक्स के अंदर, तो आप मेरे से चैट में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चैट में अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर करते रहिए, ठीक है। सिर्फ मेरी बातों को जरूरी नहीं कि आप प्रॉपर्ली सुनते तो जा रहे हैं, नोट डाउन भी करते हुए चलिए। और आपके जो पर्सनल, जो आपके डाउट्स आ रहे हैं प्रिपरेशन के दौरान, वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। आई एम हेयर टू गाइड यू। चलो अब आगे बात करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले स्लाइड में बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं। चैप्टर में जरा नोटिस करो, जो हमारे पहले 3 चैप्टर हैं 8, 9, 10,
इससे ऑलमोस्ट 70 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये हमारी सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइन है पेपर बनने की। फिर डुअल नेचर से लेकर न्यूक्लियस तक में 11 नंबर का, और ये एक ही चैप्टर है सेमीकंडक्टर, उससे 7 नंबर का आने वाला है यार, एक चैप्टर बस, वो भी बड़े लिमिटेड कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। ये अगर आपने पूरा प्रिपेयर कर लिया तो आपका एक तो बोर्ड एग्जाम में स्कोर अच्छा हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे 2 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी तो रहती है, तो वो भी आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे। कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप थोड़ा टाइम बचाना चाह रहे हैं तो आप वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक जरूर पढ़ लीजिए, उनके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। हालांकि मेरी एडवाइस है कि पढ़िए सब कुछ, ठीक है। चल तो अब बात कर लेते हैं कि हम लोगों को अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टॉपिक के बारे में बात करनी है तो इसके अंदर एनसीईआरटी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सीबीएसई की तरफ से हमें गाइडलाइन है कि हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं एनसीईआरटी के अंदर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ना है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है, उनका जो ट्रांसवर्स नेचर है, ठीक है, वो ट्रांसवर्स वेव की तरह प्रोपोगेट करती है, उसके बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, जो इनका पार्ट होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, और इनके एलिमेंट्री फैक्ट और यूजेस के बारे में पढ़ना है। कुल मिलाकर चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल चैप्टर है, ठीक है, मुश्किल से 1 दिन लेगा पूरा का पूरा रिवाइज करने में। इसे आप रिवाइज कर लीजिए, इससे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो मैं इसको एक्चुअल में ये बोलूंगा ये 2 स्टार टॉपिक है, जितने ज्यादा स्टार होंगे वो टॉपिक उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल आएंगे, ठीक है, और इन्हीं पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर आ सकता है कि किस रेंज में होते हैं, वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है, इनकी एनर्जी के बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं, उस टॉपिक पर क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन जो अगला टॉपिक है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, विच इज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इससे भर भर के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको बता दूं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आप खुद अपने हिसाब से जज कर लो आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितना पढ़ा हुआ है। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से आता है तो आप इसे भूल जाओ, इसके बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना, रिवाइज कर लेना इसके कॉन्सेप्ट को, ठीक है। लेकिन इसके आने की प्रोबेबिलिटी, इसके ऊपर एक आध क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक। फिर स्फेरिकल सरफेस के थ्रू जो रिफ्रैक्शन है और जो लेंस मेकर फॉर्मूला है ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन, ठीक है, लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे लॉन्ग आंसर में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी है, भले चाहे ऑप्शन में आए, बट सब्जेक्टिव एग्जाम में इसके डेरिवेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपने कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस अभी नहीं पढ़ा है तो उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और रिफ्रैक्शन थ्रू लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये प्रिज्म वाला पोर्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और प्रिज्म वाले पोर्शन के अंदर, मतलब इतने सारे टॉपिक के अंदर ये चुनिंदा टॉपिक हैं, इन्हें आप इनके डेरिवेशन और इनके न्यूमेरिकल्स अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे। अच्छा, न्यूमेरिकल किस टाइप के, तो प्रिज्म में जो एंगल ऑफ डेविएशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, और एंगल ऑफ डेविएशन का जो डेरिवेशन है यार वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरूर कर लेना, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही साथ लेंस मेकर फॉर्मूला का डेरिवेशन और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लेना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट और डेरिवेशन, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद रखना। और टीआईआर का यूज प्रिज्म में भी होता है तो वो भी कर लेना। बाकी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो यार सारे इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो इनकी थ्योरेटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छे से ले लेना, ठीक है। जैसे जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है वो कैसे काम करता है, ठीक है, उसके मैग्निफिकेशन पावर को हम लोग कैसे निकालते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, थ्योरेटिकल भी और न्यूमेरिकल भी। ऐसे ही जो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो ट्यूब लेंथ होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका मैग्निफिकेशन कैसे निकालते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चुनिंदा टॉपिक है, अगर आपने इनको प्रैक्टिस कर लिया, ट्रस्ट मी, आप रे ऑप्टिक्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, जितने भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आएंगे, मेजरली इन्हीं टॉपिक के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले अपनी प्रिपरेशन में इन टॉपिक्स पर फोकस कर सकते हो, ठीक है। और टाइम हमारे पास सफिशिएंट है, टाइम बचा अच्छे से, तो बाकी जो बचे टॉपिक है उन पे भी अच्छे से कमांड कर लीजिए, तो आपका फुल स्कोर आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वेव ऑप्टिक्स। इसमें सबको डर लगता है भाई, ठीक है। तो वेव ऑप्टिक्स में कुछ चुनिंदा टॉपिक है, कुछ चुनिंदा पर्टिकुलर फॉर्मूले कॉन्सेप्ट हैं, जिनको अगर आप यूज कर ले गए, जिनको आपने पढ़ भर लिया, बस आपको अप्लाई करना आता है वो फॉर्मूले, ट्रस्ट मी, आप वेव ऑप्टिक्स में सारे न्यूमेरिकल्स बना ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है।
तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यार ये आपका 3 स्टार टॉपिक है। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो इसके डेरिवेशन है, ठीक है, फ्रिंज विड्थ का डेरिवेशन हो गया, ठीक है, फ्रिंज विड्थ कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फ्रिंजेस एक पर्टिकुलर लेंथ में कितनी निकाल सकते हो, ठीक है, इस तरह के जो पॉइंट्स हैं, इस तरह के जो डेरिवेशन है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, उन्हें डिराइव कर लेना। साथ ही साथ ये वाली चीज भी जरूर पढ़ लेना कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला आता है वो एक्चुअल में स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है और स्लिट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है और जो वेवलेंथ होती है उस पर डिपेंड करता है। तो इस स्मॉल डी, कैपिटल डी और इस लैम्डा को चेंज करने पर किस तरह के चेंजेस आते हैं हमारे पैटर्न में, जो हमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में देखने को मिलता है, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा। इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 80-90% प्रोबेबिलिटी है इस टॉपिक को और इस पर बेस इस टाइप के क्वेश्चन को कि इस डी को, इस कैपिटल डी को, इस लैम्डा को चेंज करने पर किस तरह से वेरिएशन आ सकते हैं, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। किसी न किसी सेट में तो पक्का मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसे जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। और अगर आपके कोई भी डाउट हो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, अगर आपको कॉन्सेप्ट अभी आपने जहां पर पढ़ा है समझ में नहीं आया, तो हमारी ऐप और वेबसाइट पर मैंने एनिमेशंस का, ऐसे एनिमेशंस, ऐसे वीडियोस का इस्तेमाल करके बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही विजुअल ग्रास्पिंग तरीके से आपको ये टॉपिक बताए हैं ताकि आपको फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट बड़े आराम से समझ में आ जाए। तो वो भी आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे, इसके बाद यह डिफ्रैक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चैप्टर के अंदर। तो डिफ्रैक्शन है क्या, उसकी नॉर्मल डेफिनेशन हो गई, उसके जो छोटे मोटे डेरिवेशन हो गए, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इंटरफेरेंस, ये तीनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, इनके डेरिवेशन और इनके न्यूमेरिकल्स। और खास तौर पे इसमें देखो, ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन के अंदर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालने का जो फॉर्मूला है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने चुनिंदा टॉपिक प्रैक्टिस कर लिए तो ट्रस्ट मी, आपके बोर्ड एग्जाम के जो न्यूमेरिकल्स है, जो क्वेश्चंस हैं, बड़े आराम से बन जाएंगे, ठीक है, बहुत ही आराम से बन जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, ऐसे सेशंस आपके लिए रेगुलरली हो रहे हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का ऑलरेडी हो चुका है, फिजिक्स का आज है, आपका नेक्स्ट बायो और मैथ का होने वाला है। ऐसे ही टॉपिक, चुनिंदा टॉपिक अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए इस 1 महीने के अंदर, ट्रस्ट मी, आप 27 से 30 मार्क्स बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं। बल्कि आप ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कितनी स्ट्रांग चल रही है। ये टॉपिक्स जो 3 स्टार टॉपिक्स हैं, अगर ये आपने अभी तक कवर अच्छे से नहीं करे हैं, इनमें जरा सा भी कंफ्यूजन है आपको, तो लिस्ट डाउन कर लो, उसे पेन डाउन कर लो कि ये आपको प्रैक्टिस करने ही करने हैं, इन पे कमांड करनी ही करनी है। ये वो श्योर टॉपिक है जो आपके पेपर का पार्ट रहेंगे, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे जेईई एग्जाम हो। बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी होती है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको बाद में भी नहीं यूटिलाइज करना पड़ता है। जब आप इंजीनियरिंग करने जाएंगे तब भी आपको इनके साथ डील करना ही पड़ेगा, इसलिए ये बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अभी से स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आगे भी बेनिफिट मिलेगा, एग्जाम में तो मिलेगा ही मिलेगा, बाद में भी मिलेगा। तो भाई जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको मेरा हेलो, मेरा नाम प्रभात है भाई, ठीक है। मैं आपको आज गाइड कर रहा हूं फिजिक्स एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन से टॉपिक और कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। और हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए बोर्ड एग्जाम है। तो भाई सबको पहले मेरा हेलो है, सक्षम, किनिश, हर्षित, आकाश, अनानी, ठीक है, सबको मेरा हेलो बेटा, सबको हेलो है मेरा, सुनीता, सबको मेरा हेलो है बेटा, ठीक है। हम लोग आज फिजिक्स के बारे में ये समझ रहे हैं कि अब आने वाले टाइम में जो हमारे पास 1 महीने का भी टाइम बचा है, कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक्स हमें चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं ताकि हम सबसे ज्यादा स्कोर कर पाए और अपनी प्रिपरेशन को एक प्रॉपर डायरेक्शन दे पाए, हम एक लिस्ट बना पाए कि हमें क्या क्या पढ़ना जरूर है। गुड इवनिंग बेटा, ए शर्मा बोल रहे हैं, गुड इवनिंग बेटा। और आपके जो भी डाउट्स हो आप मेरे से पूछते हुए चल सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं चैट बॉक्स में लगातार वो डाउट रीड भी कर रहा हूं। हेलो मोहम्मद कैफ, ठीक है, हेलो बेटा। तो जो बच्चे अभी नए कनेक्ट हुए हैं, मैं बता दूं मेरा नाम प्रभात है। आज मैं आपको फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर गाइड कर रहा हूं कि हमारी स्ट्रेटजी और कौन से चैप्टर और कौन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत तगड़े से एनालिसिस करके बनाए गए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि रैंडम गेस है। यहां पर मैंने पिछले 5-10 ईयर्स के जो पेपर हैं उनको एनालाइज करा कि किस तरह के इन चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन पूछे गए, उसी के बेसिस पर मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा, उसी के बेसिस पर ये सारे क्वेश्चन और ये सारे टॉपिक मैं बता रहा हूं कि कौन कौन से आपको करने हैं, ठीक है। ओके, आई ट्राई कि भाई थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलते रहे क्योंकि ज्यादातर अपने बच्चे बाइलिंगुअल हैं,
ठीक है। तो मैं दोनों इंग्लिश हिंदी का बोथ यूज करता रहूंगा ताकि आपको चीजें समझ में आती रहे, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। अब यार ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको डेफिनेटली फ्री के नंबर देके जाने वाला है, ठीक है। ये पर्टिकुलर ऐसा चैप्टर है जो आपको डेफिनेटली फ्री के मार्क्स देके जाने वाला है। बस आपको इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट दो तीन पर्टिकुलर टॉपिक है जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जो आपको प्रिपेयर करने हैं। जैसा सबसे पहला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या क्या प्रिपेयर करना है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वर्क फंक्शन क्या होता है, ये बड़ा अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि लाइट की इंटेंसिटी का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर हम लाइट जो फॉल करा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या कॉज होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें लिस्ट डाउन करते हुए चले, ये सारी चीजें आप लिखते हुए चले कि आपको ये जरूर मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये पर्टिकुलर टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर किसी भी आइडिया पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन जो होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो इक्वेशन है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो टॉपिक है यार, ये छोड़ने वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि इससे आपको कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का मिलेगा। तो एनसीईआरटी में इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो भी फॉर्मुले दे रखे हैं, जो भी फैक्चुअल पॉइंट्स दे रखे हैं, सब आपको पता होने चाहिए। और एक और जरूरी बात, बड़े ही इंपॉर्टेंट ग्राफ्स दे रखे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एनसीईआरटी के, वो सारे ग्राफ आपको बस अच्छे से स्टडी होने, आपको पता होनी चाहिए कि क्या हर ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है, ठीक है। अलग अलग ग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन आपको गैदर करनी है वो इन्फॉर्मेशन क्या है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितने भी ग्राफ्स आपको दे रखे हैं और जितनी भी डेफिनेशन और इक्वेशंस हैं यार, वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये आपको डेफिनेटली फ्री के नंबर देके जाने वाला है, क्योंकि ये पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। ओके, ए शर्मा का क्वेश्चन है बेटा कि आप एक सेशन लीजिए एज हाउ प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एग्जामिनर सो दैट द एग्जामिनर वुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन एंड आंसर क्लियरली। ओके ओके, ए शर्मा हमसे कह रहे हैं कि मतलब क्योंकि सब्जेक्टिव एग्जाम है, तो सब्जेक्टिव एग्जाम में आंसर्स को कैसे रिप्रेजेंट करा जाए ताकि एग्जामिनर ये समझ जाए कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है। तो इसके ऊपर सेशन लेने के लिए बोल रहे हैं हमसे। तो मैं आपको सबको बता दूं कि हमारा जो लास्ट सेशन है वो पूरा इसी चीज पर कॉन्सेंट्रेटेड है कि आपको अपनी आंसर शीट को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कैसे करना है। जैसे मैं बताऊं, आपके टीचर्स भी और आपके सीनियर्स भी और आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे कि सब्जेक्टिव एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मायने रखती है, अपनी प्रेजेंटेशन इंप्रूव करो, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करो, ठीक है। लेकिन हमें क्लियरली ये नहीं पता होता करना क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स, ले क्या हम, करे क्या हम, ठीक है। तो जो लास्ट सेशन है उसमें मैं आपको जो हमारे पुराने टॉपर्स हैं वो कैसे आंसर शीट लिखते हैं, वो आंसर शीट्स आपको दिखाकर सारे पॉइंट्स में आपको गाइड करूंगा कि आप इन सारी चीजों को ऐसे फॉलो करिए, इस तरह से फॉलो करिए, इस तरह से आंसर लिखिए, ताकि आपको प्रेजेंटेशन का पूरा आइडिया मिल पाए। और वो आप हर एग्जाम में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एग्जामिनर को क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि आपको चीजें अच्छे से पता है, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है। तो जहां पर मार्क्स कटने की उम्मीद होती है वो फिर एग्जामिनर थोड़ा सा लीनियंट मार्किंग करेगा और आपको मार्क्स पूरे देगा। तो वो हमारा सेशन आज से 2 दिन बाद होगा, ठीक है, जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आगे आज के स्लाइड्स में मिल जाएगी, ठीक है। चलो, तो इसमें तो मेरे भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जरूर कर लेना। अगला जो चैप्टर है वो एटम्स है। अरे यार, ये ऐसा चैप्टर है ना जो आप क्लास 11 से केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते आ रहे हो। आपने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, बोर की थ्योरी पढ़ी है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है। तो मैं इसमें बता दूं यार, ये जो बोर का मॉडल और एनर्जी लेवल्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर जो बोर के पोस्टुलेट्स हैं उनके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, और बोर के पोस्टुलेट से जो हम लोगों ने रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की रेडियस का फॉर्मूला निकाला है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, वेलोसिटी के क्वेश्चन, एनर्जी के क्वेश्चन, इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। और साथ ही साथ बोर मॉडल से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे एक्सप्लेन होता है उसके भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कर लेना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड में एक ही चीज आपको पढ़नी है, वो मतलब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, वो है क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। जो क्लोजेस्ट अप्रोच है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर। इसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, हालांकि कम है, लेकिन है इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइम हो तो जरूर पढ़ लेना, लेकिन बोर मॉडल और एनर्जी लेवल्स को पूरा पढ़ना और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को पूरा पढ़ना।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो फॉर्मूला है वेवलेंथ का 1/λ इज इक्वल टू RZ, ठीक है, 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर हाइड्रोजन एटम के लिए। ऐसे ही बाकी सारे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर प्रिपेयर करके जाना पूरा, ठीक है। बोर एटम के अंदर, बोर मॉडल के अंदर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, इन सब के फॉर्मूले, इन सब पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसे जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। फॉर श्योर ये आपके क्वेश्चन पेपर का पार्ट होगा, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। फिर इसके बाद आ जाता है बड़ा सिंपल सा पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई जो टॉपिक है, इसके अंदर आपको एक्चुअल में वही डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ना है। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया आ जाएगा वो आ जाएगा न्यूक्लियर फोर्स का और स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस का। इसके अलावा मास एनर्जी जो रिलेशन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाला जो रिलेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर वाले रिलेशन के बेसिस पर ही हम लोग मास डिफेक्ट डिफाइन करते हैं। तो इसमें एक्चुअल में मास डिफेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो नॉर्मल न्यूक्लियर फिजन है यार, ये चैप्टर ही ना पूरा इंपॉर्टेंट है। मैं कुल मिला के बात बताऊं, इसमें न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन में भी ना जो वाले क्वेश्चन है कि अल्फा पार्टिकल अगर निकलेगा तो मास में और एटॉमिक नंबर में कितनी कमी आएगी, बीटा निकलेगा तो कितनी कमी आएगी, 4 बीटा निकल गए, 2 अल्फा निकल गए तो नया स्पीशी क्या बनेगा, इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन पक्का आएंगे। और जो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसे भी जरूर पढ़ लेना, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो यार ये तो चैप्टर ही बड़ा छोटा सा है पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोलूंगा ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको श्योर शॉर्ट नंबर देके जाने वाला है। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई एक आध क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे ही आएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड भी और थ्योरी बेस्ड भी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे एक आध क्वेश्चन मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो, तो इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा भाई, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही सेशन हम आपके सामने लेते रहेंगे ताकि आपको हर उस चीज में गाइड कर पाए। तो भाई जो नए बच्चे कनेक्ट हुए हैं, हेलो रवि, हेलो सिद्धि, हेलो सोमरसी। तो भाई आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं कि वो कौन से चैप्टर, वो कौन से टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के अंदर, जिन पर बेस्ड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने सिर्फ इन्हें प्रिपेयर कर लिया तो ट्रस्ट मी 27 से 30 मार्क्स कहीं नहीं गए आपके, बड़े आराम से आप स्कोर कर लोगे, ठीक है। चलो, अगला जो हमारा चैप्टर है यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इट इज सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स। ये तो पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये अलोन चैप्टर हमारा 7 मार्क्स का आ सकता है। ऑलमोस्ट 35 में से 7 मार्क्स का तो ये चैप्टर, इस चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ही चैप्टर से। मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास 8 चैप्टर हैं, उन 8 चैप्टर में से इस एक चैप्टर से हमारे पास ऑलमोस्ट 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और इसमें मैं आपको बोलूंगा यार सब पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो पक्का आपको पढ़ना है, हेलो सर, सेमीकंडक्टर एज डायोड, सेमीकंडक्टर डायोड कैसे काम करते हैं, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। सिद्धि, कोई डाउट है आप तो आप चैट बॉक्स में। सर ये क्या टॉपिक्स के अंदर के चैप्टर्स के टॉपिक्स नहीं पढ़ाएंगे? एक्चुअल में अभी जो सेशन है बेटा, उस सेशन में मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी हमारे ऐप पर और वेबसाइट पर ये जो पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं ऑलरेडी हमने कवर कर रखे हैं, बस आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाकर उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे टॉपिक वहां पर कवर कर रखे हैं, मैं आपको वो टॉपिक बता रहा हूँ जो आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप उनके प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सर ये सिर्फ अभी टॉपिक्स ही मतलब चैप्टर्स के बारे में ही बताएंगे सिर्फ, और सारा वहाँ पे टॉपिक किया हुआ है। आपका डाउट सही से मैं समझ नहीं पाया सिद्धि कि सर मतलब चैप्टर्स के अंदर का जो टॉपिक्स है उसको आप जो डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे अभी नहीं कीजिएगा। अभी आज के लेक्चर में तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज का सेशन हमारे पास थोड़ा सा कम टाइम है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे टॉपिक और ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, बड़े इंपॉर्टेंट है। ये हमारी ऐप पर और वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं।
आप इन्हें नोट डाउन कर लो कि ये टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है, आप अपनी प्रिपरेशन इसके लिए स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपका डाउट मैं सॉल्व कर पाया हूं। यस सर, थैंक यू। चलो, इसके अलावा डायोड एज रेक्टिफायर, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसके ऊपर बेस क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से पूछे जाते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है। और पीएन जंक्शन का जो हमारा ये पूरा छोटा टॉपिक है और ये लेकिन मार्क्स आपको पक्के देके जाएगा। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड जो होते हैं उनकी जो वर्किंग है एज लाइट एमिटिंग डायोड, फोटो डायोड और सोलर सेल, इसकी वर्किंग के ऊपर क्वेश्चन एक आध पक्का आपसे पूछा जाता है, इसे जरूर आप प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब जैसे आपके कई सारे डाउट्स हैं, जो इतने सारे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए हैं, आपके साथ ये सारी बातें जो शेयर करी हैं, ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन जो शेयर करी है, इसका आपको फायदा कैसे उठाना है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे आज का सेशन अपना बहुत छोटा सेशन है, इसमें मैं आपको सारे अंदर के टॉपिक नहीं पढ़ा सकता, तो आप इसे पढ़ कैसे सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। अगर आप ना जानते हो तो आप जिस प्लेटफॉर्म पे अभी है वो है डेली लर्न, जो आप जैसे बहुत सारे बच्चों को हर साल हेल्प करता है अपने एग्जाम से रिलेटेड गोल्स को अचीव करने में, चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो आपके पर्टिकुलर कोई भी टाइप का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, या अगर आप कोई और पर्टिकुलर अच्छा एग्जाम ओलंपियाड या एनडीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब में आपको हमारी टीम गाइड करती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पहले भी हेल्प करा है हम लोगों ने, और लगातार ये हेल्प हम करते जा रहे हैं अपने बहुत ही एक्सेप्शनल कंटेंट की हेल्प से। मतलब बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उन्हें इन एग्जाम में बच्चों को ट्रेन करने का, बहुत ही अच्छे अच्छे रिजल्ट्स उन्होंने निकाले हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स को वो समझते हैं ताकि आपको आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी महसूस ना हो। ठीक है, आपको प्रॉपर उनकी हमेशा गाइडेंस रहती है ताकि आप उनकी इस वंडरफुल गाइडेंस में अच्छे से आप अपनी स्टडी कर पाओ, और जितना अच्छा स्कोर कर सकते हो, जितना तक कॉम्पिटिशन बढ़ा सकते हो उतना तक कॉम्पिटिशन बढ़ाओ। तो इसी सिलसिले में मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, हमारे डेली लर्न ऐप पर और वेबसाइट पर हर टाइप का कोर्स आपके यूज के लिए अवेलेबल है। जितने भी कॉन्सेप्ट आज मैंने आपको बताए हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे हमारे ऐप और वेबसाइट पर अवेलेबल है। डेली रन ऐप और वेबसाइट है हमारी, जिस पर आप जाकर ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। जेई और नीट की फाउंडेशन से रिलेटेड सारे कोर्स अवेलेबल हैं। तो अब जेई नीट का फाउंडेशन आपके लिए तो कम यूजफुल है, बट आपके जूनियर्स हो गए, आपके यंगर सिबलिंग्स हो गए, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है वहां पर। जेई मेंस और एडवांस के बहुत ही अच्छे कोर्सेस अवेलेबल हैं जो आपको जेई मेंस की और एडवांस की पूरी प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे, घर बैठे बैठे और बहुत ही मिनिमलिस्टिक कॉस्ट में, बहुत ही निल कॉस्ट में ऑलमोस्ट मान लीजिए। ठीक है, ऐसे नीट के लिए भी, एनटीएससी, केवीपीवाई, ओलंपियाड के लिए सारे कोर्स अवेलेबल हैं। और सबसे डिस्टिंग्विश्ड बात जो है हमारे प्लेटफॉर्म की वो ये कि जो हमारे स्टेट बोर्ड्स हैं उसके लिए अलग से कोर्सेस अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि आपके लिए यूपी बोर्ड में भी आपको सीबीएसई वाला पूरा पढ़ाया जा रहा है, या सीबीएसई वाले में आपको सब कुछ पढ़ाया दिया जा रहा है, या बिहार बोर्ड में जो है उसमें पूरा सीबीएसई इन्वॉल्व है, ना ना। बिहार बोर्ड के लिए जो कोर्स अवेलेबल है बिल्कुल अलग है, आप उसे बिल्कुल अलग से अवेल कर सकते हैं। उसमें वही रिलेवेंट कॉन्सेप्ट और टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, और बिहार बोर्ड के सबसे बेहतरीन टीचर ही आपको पढ़ाएंगे ताकि आपको सबसे बेस्ट एजुकेशन मिल पाए उस पर्टिकुलर बोर्ड के लिए। ठीक है, यूपी बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए। इसके अलावा आने वाला टाइम कोडिंग, एआई और रोबोटिक्स का होने वाला है, तो इसके भी कोर्सेस आपके लिए हमारे पर्टिकुलर वेबसाइट और ऐप पर अवेलेबल है, और पहले से ही इतने मिनिमलिस्टिक कॉस्ट में है। लेकिन स्कॉलरशिप एक टेस्ट है। यस बेटा। सर बिहार बोर्ड का उसमें इंग्लिश में ही ना पढ़ाएगा या पूरा हिंदी में? आपकी बेटा अपना डाउट आप चैट पे टाइप करके भेज सकते हो, क्योंकि आपकी वॉइस मेरे पास क्लियर नहीं आ पा रही है, तो मैं डेफिनेटली आपको वो डाउट रिजॉल्व करके देता हूँ। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अपना डाउट आप चैट बॉक्स में टाइप करके मेरे को भेज दो। ठीक है, मैं अभी उसे तुरंत ले लूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, पहले से मिनिमलिस्टिक कॉस्ट में अवेलेबल है, लेकिन अगर आपको ये पर्टिकुलर क्या नाम है पूरा का पूरा अपना कोर्स फ्री में चाहिए तो उसकी भी एक चांस है। उसके लिए आपको बस हमारे आई अचीव स्कॉलरशिप टेस्ट को अवेल करना होगा। इस आई अचीव स्कॉलरशिप टेस्ट का मेन गोल है, जो हमारे पास जो कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, अगर आप डिजर्विंग स्टूडेंट है, आपने वाकई में हार्ड वर्किंग है, ठीक है, तो आपको हमारे सिलेबस की, आपको हमारे कोर्स की 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। यानी जीरो कॉस्ट में ऑलमोस्ट आप पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत ही गजब के आपके लिए प्राइजेस भी अवेलेबल है, मतलब अगर आपने हार्डवर्क करा है तो आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा बस इस एग्जाम को देकर। पहली बात है स्कॉलरशिप तो मिलेगी मिलेगी, और आपको बहुत ही गजब के प्राइजेस भी मिल सकते हैं। ठीक है, स्मार्टफोन तक आपको मिल सकता है।
जो आपकी फर्दर स्टडीज में आपको हेल्प करेगा। और इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप टेस्ट में रिलेवेंट क्वेश्चन ही आएंगे। आपने अभी तक 11-12 में जो भी पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आने वाला। और इस स्कॉलरशिप टेस्ट को अगर आप देना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि आपको एक तो पहली बात पूरी स्कॉलरशिप मिल रही है, पूरा का पूरा आपको सिलेबस फ्री में पढ़ने को मिलेगा, एक पैसा नहीं देने की पड़ेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। और साथ ही साथ कई फैंटास्टिक प्राइज आप जीत सकते हैं। तो इसको देने के लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर फॉलो करना है। ये अपना जो भी आप फोन में ब्राउजर यूज करते हैं या लैपटॉप पे कोई ब्राउजर अगर यूज करते हैं, तो अपने ब्राउजर में यूआरएल टाइप करिए www.dailylearn.in। तो आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएंगे। वेबसाइट पे आपको स्कॉलरशिप टेस्ट का हेडर दिखाई देगा। स्कॉलरशिप टेस्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन हो जाएगा। जैसे नॉर्मल आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाते हैं, ऐसी नॉर्मल सी छोटी सी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी। उन डिटेल्स को फिल करिए, आप हमारे साथ रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के साथ साथ एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट देना है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है, ये स्कॉलरशिप टेस्ट से थोड़ा सा अलग है, बहुत ही सिंपल सा स्क्रीनिंग टेस्ट है। ये आप जैसे ही देंगे, क्लियर करेंगे, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे आई अचीव के लिए। बहुत ही सिंपल सा स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये अलग है और आई अचीव स्कॉलरशिप टेस्ट अलग है। जैसे ही आप स्क्रीनिंग टेस्ट देंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे आई अचीव टेस्ट के लिए। और फिर वहां से आप आई अचीव टेस्ट जो है हमारा आसानी से अवेल कर सकते हैं। अभी उसकी एक डेट तो निकल चुकी है 27, ये कल ही था, ठीक है। अभी लेटेस्ट डेट जो भी आने वाली होगी वो आपको अनाउंस कर दी जाएगी। जैसे आप रजिस्टर होंगे, सारी अपकमिंग डिटेल्स आपको मिलने लगेंगी हमारे स्कॉलरशिप टेस्ट की। तो आप इस स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं, अपने जूनियर्स को भी बता सकते हैं, यंगर सिबलिंग्स को भी बता सकते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर टेस्ट अलग हमारे अलग अलग कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। तो जो फाउंडेशन करना चाहता है उसके लिए भी मिल जाएगा उसको आराम से। जेई नीट की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं और विदाउट एनी कॉस्ट अगर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये टेस्ट दीजिए, ताकि आपको ऑलमोस्ट पूरी की पूरी स्कॉलरशिप मिल जाए। बड़े नॉर्मल से 11-12 में जो आपने नॉलेज गेन करी है उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने की जरूरत है आपको। स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, उन्हें अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस हमारी वेबसाइट पे जाइए www.dailylearn.in पे, आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा। अपनी डिटेल्स फिल करिए, एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट दीजिए, आप हमारे साथ रजिस्टर हो जाएंगे। आने वाले अपकमिंग टेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको वहीं से कन्वे होती रहेगी। बट फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर इंफॉर्मेशन सारी गैदर कर सकते हैं, चाहे वो हमारे कोर्सेज से रिलेटेड हो, चाहे वो स्कॉलरशिप टेस्ट से रिलेटेड हो। जो भी आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी है वो यहां से आप गैदर कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके आपको जो भी क्वेरी पूछनी है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको आज के सेशन में मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आपको वो सारे टॉपिक, वो सारे चैप्टर्स जो मैंने आपको बताए उन्हें नोट डाउन करके रखिए, उनको जरूर लिस्ट आउट कर लीजिए कि आप उनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, और अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही जारी रखिए। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। आज मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। सर मेरा चैट्स देख लीजिए ना, चैट्स में हम भेज दिए के रिवीजन करते रहिए। अच्छा एक मिनट, सिद्धि का जो डाउट है मैं उसे एक बार देख लेता हूँ। आपका डाउट यहाँ पर आया नहीं है बेटा अभी मेरे पास। सिद्धि आपका डाउट आया नहीं। बाकी आप लोगों के अगर और भी कोई डाउट्स हो अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप उससे बिल्कुल फ्री होकर पूछ सकते हैं। अगर आपके और भी कोई डाउट्स हो, सिद्धि आपका जो डाउट है आप पूछ सकते हैं बेटा। बाकी अगर किसी और का भी कोई डाउट हो, ए शर्मा, अनानी, आकाश, कोई भी आपके अगर डाउट्स हो बेटा अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, जनरल कोई क्वेरी हो फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप ये डाउट पूछ सकते हैं। सिद्धि आप डाउट अपना बता रहे हैं, आप चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं। सर आप ऐसे ही नहीं बता सकते चैट से पढ़ के।
सर मेरा कहना है कि बिहार बोर्ड में पूरा हिंदी होता है बट हम इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, क्या वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा? अगर आप अच्छा ओके तो आप दरअसल में क्योंकि कॉलेज सर हम 10th ना सीबीएसई से किए और 12th बिहार बोर्ड से कर रहे हैं। ओके 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 अच्छा आपका डाउट अब मेरे को क्लियर है ठीक है। तो सिद्धि शायद आप ये पूछ रहे हैं कि सर मैं एक बार एड्रेस करूं? यस सर बिल्कुल सर। सिद्धि बेटा, मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार बोर्ड जो 11th-12th है ना, वो आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना होता है। आपके स्कूल में भी आई होप कि इंग्लिश मीडियम में भी होगा। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं कि हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं स्कूल में? सर हम मतलब अपने बिहार बोर्ड के स्कूल में हिंदी मीडियम में नाम लिखवाया बट हम इंग्लिश पेपर देंगे। मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप आगे कुछ ज्यादा अपना करियर को ब्राइट बनाना चाहते हैं और कुछ जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम में ही करना चाहिए। यस सर। ठीक है। और हम लोग जो यहाँ पे हमारे जो कोर्सेज हैं वो बाईलिंगुअल है, जिसमें आपको दोनों ही लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाता है। इंग्लिश में आपके कंटेंट होंगे और आपको एक्सप्लेन किया जाएगा, जिससे कि आपकी जो कनेक्टिविटी है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो विजुअलाइजेशन आपको ज्यादा बेहतर तरीके से टीचर बता पाते हैं। अंडरस्टैंड? यस सर। तो इसीलिए आप अगर कनेक्ट होना चाहते हैं, सर एक बार हेल्पलाइन नंबर है आपके पास क्या? यस सर बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए किसी भी बच्चे को बेटा कोई भी डाउट है तो ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9555729725। अगर आपको कोर्सेज से रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पे हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जो भी आपके डाउट्स हैं किसी क्वेरी से लेकर वो आपको यहाँ पर रिजॉल्व करके दे दिए जाएंगे। तो बच्चों, अगर आपको अपने पढ़ाई से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो एक्सपर्ट जो काउंसलर्स हैं उनसे आप डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं और आप हमारे साथ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और आप करियर में जो भी बिल्ड करना चाहते हैं, जो भी बनना चाहते हैं आप, उसमें हम और हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टीज है उसकी मदद से हम आपको पूरी तरीके से असिस्ट करेंगे, पूरा हेल्प करेंगे आप जो बनना चाहते हैं उस चीज में, और पूरा एंड तक आपके साथ रहेंगे, आपका साथ बीच में नहीं छोड़ेंगे हम। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ हनानी, वेयर आर यू फ्रॉम? Kadapa sir, Andhra Pradesh. फ्रॉम आंध्रा? Yes sir. हेलो मैन, वेलकम टू ट्रेनिंग। Sir, I take an IHU scholarship test sir. ओके I got 60% scholarship sir. ओके। What is the next process sir? If you got 60% scholarship, it means you can choose any course on our platform and you will get 60% rebate in tuition fees of that particular course. Okay sir. And if you have still any issue in availing that particular discount, then you can contact on this number. Okay. Okay sir. In which class you are, Hanani? 10th standard sir. Okay, right now you are in 10th. Yes sir. Okay, that's very good. And which board? State board sir. Okay, Andhra board. Hello. Hello. Yes, AB state board sir. okay, okay, Hanani. So I suggest you firstly concentrate in your class 10th and try to achieve good marks in 10th class. And I suggest you that you should join Daily Learn so that we will help you throughout year and we will help you in getting good marks, and then you will start your career, start building your career. Okay. Okay sir. Sir, my aim to become a NEET doctor sir. What is the best course in Daily Learn sir? Okay, so you have to prepare for this NEET exam. Yes sir. You must know about NEET entrance exam, and I will suggest you in future some colleges. You must have to do MBBS from that particular colleges only. Okay. Sir, that college is name sir. I am writing right now. Sorry. Sir, tell me the college in names sir. Names. So I will suggest you everything, but Okay. but we will do everything step by step.
Firstly, you should only focus in your class 10th, and after that we will suggest you about everything, that which colleges are best college for MBBS. Okay, sir. And we will definitely help you in getting admission that particular colleges. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. तो बच्चा पार्टी करते हैं सर। प्रभास सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा समय दिया उसके लिए। सर थैंक यू एवरीवन। भाई जम के पढ़ाई करते रहिए बस। तो बच्चा पार्टी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से हम लोग 7:30 बजे ही इस सेशन में। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। थैंक यू सर।